आपको क्लियर हो गया? प्लान आपको क्लियर हो गया तो मुझे बता दें, हम आगे मूव ऑन कर देते हैं, ठीक है? इसके बाद मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मजीद काम भी हैं, रात का भी लैब्स का भी सेशन, उसकी प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, अस्सलाम आपको क्लियर हो गया तो कंफर्म कर दें चैट बॉक्स में, और हम मूव ऑन करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले अगर आपने क्लासिफाई करना डाटा को कि डाटा सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है, क्या है, ठीक है? सबसे पहले आपने एक्सेस डिफाइन करने है। व्हाट आर द पीपल दैट हैव द एक्सेस टू दिस डेटा, ठीक है? अगर आपके पास वो क्लियर हो गया कि अगर मेरे पास जो डायरेक्टर है उसके पास इस लेवल का डाटा जो कि बिजनेस प्रोसेसेस को डिफाइन करता है, उसकी एक्सेस है, ठीक है? तो अब आप जैसे सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन करेंगे, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू पुट सिक्योरिटी कंट्रोल्स दैट इज गोइंग टू पुट अ वॉल बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड द डाटा जिसको सिर्फ एक्सेस है किसको, जो कि कॉन्फिडेंशियल है, और किसको एक्सेस है, डायरेक्टर को। तो डायरेक्टर को जिस डाटा की एक्सेस है, उस डाटा की एक्सेस एक आम एम्प्लॉय को नहीं होनी चाहिए। उस डाटा की एक्सेस जो है तो बाय जो गार्ड खड़े किए उसको नहीं होनी चाहिए। है तो सारे एम्प्लॉयज हैं, पीपल है ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब इसको आप कैसे सिक्योर करेंगे? ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो बस डॉक्यूमेंट्स उसने अपने दराज में रख के लॉक लगा दिए तो चलो बस डाटा कॉन्फिडेंशियल। पाकिस्तान तो नहीं है ना, फॉरेन कंट्रीज में तो हर एक चीज को प्रॉपरली देखा जाता है, ठीक है? हम जो है तो कल का भी नहीं सोचते, ठीक है? हम बस अगले एक लम्हे, अगले एक घंटे का सोचते हैं, ठीक है? वो लोग अगले 100 साल की प्लानिंग करते हैं, इनके बारे में मशहूर है, और दैट्स हाउ इट इज, ठीक है? जिस वक्त हम माइग्रेट कर रहे थे फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, ठीक है, उस वक्त जो है तो ये लोग रिसर्च वर्क कर रहे थे, उस वक्त इनकी रोडें थी, उस वक्त उनकी गाड़ियां थी। वो गाड़ियां जो ये 1970 80s में चलाते थे, ठीक है, वो आज हमारे लिए महंगी है, उसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उसे जो है तो बड़ी चीज समझते हैं, ठीक है, उन गाड़ियों को। अभी ये जहाँ पे जो 2012 2013 कोरोला, टोयोटा कोरोला, उस गाड़ी में अगर वो गाड़ी अगर कोई खरीद ले तो अपने आप को बादशाह समझता है, ठीक है? यहाँ पे 23-25 लाख की लेता है, वही गाड़ी मैंने वहां पे $2-3 हज़ार की लिए। यानी आप एडवांसमेंट देखें, आप एडवांसमेंट देखें, आप गैप देखें, ठीक है? तो ये जो इतना डेवलपमेंट में जो इतना गैप होता है ना, इसमें इस चीज का फर्क होता है, मैं आपको बताता हूँ। प्लानिंग का, प्लानिंग अगर आप प्रॉपरली करते हो हर एक चीज की, ठीक है, आप सिर्फ अगले 1-2 मिनट का नहीं सोचते हो, बल्कि थिंक अबाउट फॉर जनरेशंस, ठीक है? देन यू कम अप विद स्टैंडर्ड्स दैट आर एज हाई एज द थिंग दैट यू वांट टू अचीव, ठीक है? आप उतनी बड़े स्टैंडर्ड्स आप बनाते हो। डाटा अवेलेबिलिटी की पार्टीशन करते हैं डाटा टोपोलॉजी वाला, क्या क्या मतलब? डाटा अवेलेबिलिटी की पार्टीशन करते हैं, काइंडली आप इंग्लिश में क्वेश्चन लिख लिया करें, तो आप लोग उर्दू में पता नहीं कैसे लिखते हैं। डाटा अवेलेबिलिटी की पार्टीशन करते हैं डाटा टोपोलॉजी। मुझे आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया, दोबारा टाइप कीजिए और प्रॉपरली इसको रिफ्रेश कीजिए। डाटा आपने जब सिक्योर कर लिया, ठीक है, तो अब आपने ये देखना है डाटा कब तक रिटेन करना है लॉज एंड रेगुलेशन के मुताबिक। फिर कौन सा ऐसा मेथड है जिससे आपने डिस्पोज करना है। क्या आपने जो इंक्रिप्शन करनी है डाटा की, ठीक है, क्या वो काफी है उसके लिए, ठीक है, या वो जरूरी है, या उसके लिए सिर्फ डाटा उस हार्ड ड्राइव को जो है तो हम डिस्पोज करेंगे, यानी उसे जलाएंगे उसे, या हम उसमें स्वाइप यानी कि वाइपिंग कर देंगे। वाइपिंग किससे कहते हैं कि आपके पास ऑलरेडी जो डाटा लिखा हुआ है हार्ड डिस्क में, आप उसके ऊपर नया डाटा लिख दो, ठीक है? क्योंकि जो हमारे पास हार्ड डिस्क में जो डाटा होता है, खासतौर पर जो एसएसडीज है, जो इलेक्ट्रॉनिक हार्ड डिस्क है, उसमें हमारे पास जो डाटा होता है उसके टेबल्स होते हैं, ठीक है? उन टेबल्स को हम ओवरराइट करते हैं, तो हमारे पास डाटा चेंज हो जाता है, जो पुराना डाटा होता है वो कहीं और चला जाता है, नया डाटा आ जाता है, पुराना डाटा अनएक्सेसिबल हो जाता है, ठीक है? अच्छा, अब हम आते हैं डाटा को डिस्पोज कैसे करना है। बिल्कुल आपने सारी नीड्स को देख कर उसकी वैल्यू क्या है, क्लासिफिकेशन प्रॉपर हर एक चीज को देख के आपने करना है। whether the data needs to be encrypted, क्या डाटा को इनक्रिप्ट करने की जरूरत है? अगर है तो आपको करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी कंप्लायंट विद पीसीआई डीएसएस। खास तौर पे जो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है, उसके लिए आपको पीसीआई डीएसएस से कंप्लायंट होना पड़ेगा, ठीक है? डाटा को प्रॉपरली यूज कैसे करना है, किस मकसद के लिए आप डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं, या डाटा आपने क्रिएट किया है किस मकसद के लिए? अगर उस मकसद से ज्यादा आप यूज कर रहे हैं, लेट से अगर आप किसी और कंट्री को डाटा भेजना शुरू कर दें पैसों के लिए, और आपने डाटा कलेक्ट किस लिए किया था, ताकि आप सर्विस प्रोवाइड कर सकें, लेकिन अब आप जो अपने स्कोप से बाहर आ गए, देन यू आर लायबल, ठीक है? उसका आपको बहुत भारी जुर्माना पड़ेगा, ठीक है?
ये स्टेप्स आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं? एक्सेस, सिक्योरिटी, रिटेंशन पीरियड, डिस्पोजिशन, इंक्रिप्शन एंड द प्रॉपर यूज ऑफ डेटा। ठीक है, मूव ऑन करते हैं। अब जाहिर बात है आप लोगों को इस बात का अंदाजा हो चुका होगा कि डाटा की क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं। इन टर्म्स ऑफ टॉप सीक्रेट होता है, कंपनी रिस्ट्रिक्टेड होता है, कंपनी कॉन्फिडेंशियल होता है, पब्लिक होता है। टॉप सीक्रेट डाटा ये होता है कि जो बहुत ही सेंसिटिव डाटा होता है, ठीक है, जैसे बैंक अकाउंट हो गया, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन होगी, दिस अ टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन। By no means it should be out on the public platforms and the public space, because then anyone can use it, but only the person who is subject of the data, the person who is the owner of that data, owner of the credit card, he and the person and the bank, they are supposed to have access to that data of your credit cards, the CVV numbers and all of these things. इसके बाद आता है कंपनी रिस्ट्रिक्टेड डाटा। ठीक है, कंपनी रिस्ट्रिक्टेड डाटा क्या होता है कि कंपनी के अंदर जो ऑथोराइज्ड एम्प्लॉइज हैं उन्हीं को उस डाटा की एक्सेस होनी चाहिए। मेरे मैनेजर को, स्टोर मैनेजर को सिर्फ अलाउड है कि वो जाके मेरा पे चेक देख सके कि मुझे नेक्स्ट वीक कितना पे करना है, मैंने कितने आवर्स काम किए। मेरे साथ जो दूसरा एम्प्लॉई है, इवन दो कि अगर वो मेरा मैनेजर ही क्यों ना हो, लेकिन चूंकि वो स्टोर मैनेजर नहीं है, ही शुड नॉट हैव एक्सेस। और यही होता है कि जब मैं ऑटोजोन में काम करता था, तो उधर क्या होता था कि हर एक बंदे की ट्रेनिंग होती थी, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोटिव, ठीक है, लेकिन उन सब पे पॉलिसी और कंप्लायंस, हिपा हो गया, ठीक है, हेल्थ इंफॉर्मेशन प्रिवेसी प्रोटेक्शन जो हमारे पास यूएस के अंदर जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसके अलावा जो बाकी पॉलिसीज थी, प्रिवेसी पॉलिसीज थी, वो सारी की सारी जो है, तो हर एक बंदे का, लेट्स स्टोर मैनेजर की अलग ट्रेनिंग होती थी, ठीक है, हमारी अलग ट्रेनिंग होती थी, स्टोर मैनेजर के जो रोल है, ठीक है, उसकी उसके मुताबिक ट्रेनिंग होती थी, ठीक है, कि जो जिस डाटा के साथ तुम डील करने जा रहे हो, you have to act in compliance with the laws and regulations that are subject to those। ठीक है, आपने laws and regulations को मद्देनजर रखते हुए उस डाटा को एक्सेस करना है, और बाकी किसी एम्प्लॉय को एक्सेस नहीं देनी। ऐसा ना आप अपना पासवर्ड उनको दे दो एम्प्लॉयज को, ठीक है, फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कि हाँ जरा ये काम कर दो मेरा, और वो जाकर कल को सेम सिस्टम के अंदर लॉग इन करें, ठीक है, सेम सिस्टम के अंदर लॉग इन करें, और जो है तो दूसरे बंदे का पे चेक देखें, और फिर उन्हें ये हो कि यार मैं तो 10 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे इतनी कम तनख्वाह देना, अभी दूसरे बंदे को हायर किया है, उस बंदे को ट्रेन भी मैं कर रहा हूँ, उससे ज्यादा पे दिया है, तो यहाँ पर वो बंदा फिर सू भी कर सकता है, बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। कंपनी कॉन्फिडेंशियल डाटा कैन बी व्यूड बाय मेनी एम्प्लॉइज बट इज नॉट फॉर जनरल यूज। ठीक है, कंपनी कॉन्फिडेंशियल क्या होता है कि एक कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, यानी मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज दे कैन व्यू द डाटा, उसे रीड कर सकते हैं लेकिन उसे राइट नहीं कर सकते। ठीक है, पब्लिक डाटा क्या होता है कि वो एम्प्लॉयज भी यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और पब्लिक भी, जनरल पब्लिक भी उसे एक्सेस एंड चेंज कर सकती है। तो टॉप सीक्रेट, कंपनी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, कंपनी रिस्ट्रिक्टेड क्या होता है, खास कंपनी के अंदर लोगों को एक्सेस होती है। कंपनी कॉन्फिडेंशियल क्या होता है कि कंपनी में, कंपनी के अंदर ही जितने लोग हैं उसको देख सकते हैं लेकिन उसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और जो पब्लिक होता है उसे एम्प्लॉयज यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, और पब्लिक भी उसे यूज कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्लासिफाई करना। अच्छा, अब पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन बाय ओनर्स। क्लासिफिकेशन करना किसका काम होता है? क्लासिफिकेशन हम बेसिकली होता है ओनर्स का। अल्टीमेटली जो लायबल हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो अकाउंटेबल हैं डाटा सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि डाटा सिक्योरिटी वही एस्टेब्लिश कर सकता है जो उस चीज की वैल्यू को समझे। इन जनरल कॉन्टेक्स्ट, अगर आपको किसी चीज की वैल्यू का नहीं पता तो आप उसकी प्रोटेक्शन भी नहीं करेंगे। लेट्स से आपके पास तकरीबन 5 से 6 फोन है, एक फोन उसमें बहुत ही सस्ता है, उसमें ना आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कुछ भी नहीं, ठीक है, तो आपकी नजर में उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। वो कभी यहाँ पे बिस्तर पे पड़ा होगा, कभी कभी बाथरूम में पड़ा होगा, कभी
कहाँ किसी के हाथ में होगा, कभी किसी और के हाथ में होगा, ठीक है। तो अगर उसके अंदर इंपॉर्टेंट डाटा है और वो लीक हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। आपको कोई पिक्चर्स हैं, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अगर वहां से डिलीट हो जाती हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि आपने क्लासिफिकेशन नहीं की। कौन सा फोन है जिसके अंदर मेरा क्रिटिकल डाटा है और उसको मैंने सिक्योर करना है? आपने प्रॉपरली एसेट इन्वेंटोरी नहीं की। अगर आप एसेट इन्वेंटोरी करते, जो कि आपका डाटा था, आपके डॉक्यूमेंट्स, तो आप उसकी बेसिस पर आप क्लासिफाई कर लेते, अच्छा ये जो फोन है ना, इसको मैंने सिर्फ अपनी अम्मी को अलाउ करना है और अपने अब्बू को अलाउ करना है, बच्चों के हाथ में नहीं देना, ठीक है। इवन दो कि इस फोन की प्राइस बहुत कम है, ठीक है। अब ये आप डाटा की सिक्योरिटी की बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो। फिर आपके पास एक महंगा फोन है लेकिन उसमें आपको कोई खास डाटा है ही नहीं, तो आप बच्चों को भी खेलने देते हो, राइट? क्योंकि आपको वहां पे लॉस का कोई खतरा नहीं होता, आपको पता होता है एग्जैक्टली कि आपका एसेट क्या है। इसी तरीके से आपको एग्जैक्टली अगर आप अपने कंप्यूटर को सिक्योर करना चाहते हैं, अगर आप सारे फायरवॉल पे सारे के सारे पोर्ट्स बंद कर दें, क्या मकाना बात नहीं होगी? अरे आप इसलिए करेंगे कि जब आपको एसेट का नहीं पता हो, क्या आपने असल में अपने कंप्यूटर के अंदर किस चीज को सिक्योर करना है। ऐसा भी ना हो कि आप अपनी इंटरनेट एक्सेस ही बंद कर दें। अटैक्स तो होंगे, आपके मालवेयर भी डाउनलोड होगा, ठीक है। आप कॉन्फिडेंटली सर्फ नहीं कर सकेंगे इंटरनेट पे, आप हर एक वेबसाइट पे जाने से डरेंगे। तो अगर आप उस डाटा को इनक्रिप्ट कर लेते हैं, उस डाटा को सिक्योर कर लेते हैं जो आपके लिए मीनिंग रखता है, ठीक है, और उसके लिए रिकवरी ऑप्शंस रख लेते हैं, बैकअप रख लेते हैं, ठीक है, देन यू कैन कॉन्फिडेंटली गो आउट इन द वर्ल्ड एंड सर्व एंड डू बिजनेस एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो इसलिए एसेट इन्वेंटोरी करना और फिर क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। बाय होम? बाय ओनर, क्योंकि आपको ही आपके डाटा का पता होगा ना, किसी और को तो आपके डाटा का नहीं पता कि वो कितना वैल्यूएबल है, राइट? क्योंकि आपने डाटा क्रिएट किया है, आपकी सीवीज हैं, आपके रेज्यूमेस हैं, आपके जो है तो पैसे उसमें पड़े हैं, ठीक है। सो यू नो व्हाट इट इज, ठीक है। अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी ओनर्स को क्लासिफाई करना पड़ता है, डाटा की वैल्यू डिटरमिन करनी पड़ती है, ठीक है। अब जब डाटा अपने लाइफ साइकिल से मूव कर रहा है, ठीक है, एसेट लाइफ साइकिल से मूव कर रहा है, तो जाहिर बात है उसकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। अगर हमने उसे डिस्पोज करना है तो उसकी वैल्यू अब कम हो गई है, अब वो हमारे यूज में नहीं है, ठीक है। तो वहां पर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी है, हर एक स्टेप पर, एसेट लाइफ साइकिल के हर एक स्टेप पे आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे अगर कोई चेंज हो रही है तो उस चेंज को उसी वक्त डॉक्यूमेंट किया जाए, बजाय इसके कि आखिर में जब आप डिस्पोजिशन पे पहुंच जाए, आप डिस्पोज करने लगे, तो वहां पर लोग उंगली उठाने लगे, भाई तुमने तो हमें बताया नहीं था कि आप डाटा को तुम डिस्पोज करने जा रहे हो, अब डाटा की वैल्यू चेंज हो गई है, ये कैसे एकदम तुम डिस्पोज कर रहे हो, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, ठीक है। अच्छा, what caused the change in value? Was it warranted? And under what circumstances and for what reason? Under whose authority was the change in classification carried out? What documentation, if any, exists to substantiate the change in value and therefore classification? So basically, change management, ठीक है। मेन चीज यहाँ पे जो बताया गया इस टॉपिक में वो यही है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है हर एक चीज की, क्योंकि कल को आप कोई क्रिटिकल डिसीजन लेते हैं डाटा के बारे में, उसकी वैल्यू चेंज होती है, बढ़ती है या कम होती है, तो आपके पास उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली सीएसएसपी में अभी तक जो हमने पढ़ा वो सारे के सारा मैनेजेरियल काम है। आपने मैनेजमेंट कैसे करनी है चीजों की, ठीक है, आपने किस तरीके से डाटा को देखना है, किस तरीके से एसेट्स को देखना है, मैनेजमेंट एस्पेक्ट से कौन कौन से ऐसी आदत हैं, हैबिट्स हैं, गुड प्रैक्टिसेस हैं जो आपकी करनी चाहिए ताकि आप बाद में मसाइल का शिकार हो, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है? ठीक है, अल्टीमेटली तो हमारा सिक्योरिटी है, ठीक है। लेकिन जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बात क्लियर हो चुकी है कि आपने जो क्लासिफिकेशन करनी है वो वैल्यू के बेसिस पे करनी है। जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपने कुछ पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है, ठीक है। सबसे पहला ये है कि जो एसेट है उसके उसकी वैल्यू की बेसिस पे प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाए,
प्रॉपर क्लासिफिकेशन की जाए उसके, ताकि उसकी प्रॉपर प्रोटेक्शन हो सके। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने प्रायोरिटीज को देखना है, सिक्योरिटी की प्रायोरिटीज क्या है। ठीक है, बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। नंबर 3, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ अनऑथोराइज इंफॉर्मेशन ऑल्टरेशन, इंटेग्रिटी आपने बचानी है। ठीक है। अवॉइड अनऑथोराइज डिस्क्लोजर, कॉन्फिडेंशियलिटी आपने रखनी है उसकी। मेंटेन कंपेटिटिव एज, ठीक है, ताकि आप कंपटीशन में लूज ना कर जाए, कंपटीशन किल ना हो। प्रोटेक्ट लीगल टैक्टिक्स, कंप्लाई विद प्रिवेसी लॉज, रेगुलेशन, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। ठीक है। सारी क्लासिफिकेशन का मकसद यही होता है कि प्रोटेक्शन आपकी CIA ट्राइड इम्प्लीमेंट हो जाए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। और दूसरा जो एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में होता है कि आप लॉज, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लायंट है। ठीक है। और आप जो है कंपेटिटिव एज अपना मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, आप सिक्योरिटी कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ताकि आपका वो डाटा लीक ना हो जिसकी वजह से आपका बिजनेस इफेक्ट हो। ठीक है। क्लासिफिकेशन का मकसद ये होता है, ये इसके जो है तो फवाइद भी हैं। राइट, सो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, these are the three major things that you will find that are applicable all across CSSP. क्लासिफिकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले जो है तो लोग आगाह हो जाते हैं। अगर कोई टॉप सीक्रेट डाटा है, ठीक है, तो अगर उस पर आपने लेबल लगा दिया कि दिस इज टॉप सीक्रेट, एम्प्लॉय शुड नॉट एक्सेस इट, तो एम्प्लॉय जो है तो ये क्या हो गई, डिटरेंट कंट्रोल आपने लगा दिया, रोकथाम के, ताकि वो बंदा ऐसे एक्सेस ना करे हु इज नॉट सपोज टू। अब एम्प्लॉयज में अवेयरनेस शुरू हो जाती है, अच्छा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो क्लासिफिकेशन है वो टॉप सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, फिर कंपनी कॉन्फिडेंशियल है, तो जो कंपनी कॉन्फिडेंशियल है वो हम एक्सेस कर सकते हैं, जो टॉप सीक्रेट है उसे हम एक्सेस करेंगे। तो टू द फुलेस्ट एक्सटेंट ऑफ लॉ हमें जो है तो एग्जीक्यूट किया जाएगा, हमें जो है तो सजा दी जाएगी, या जो भी फाइन हमने करने। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग और अवेयरनेस है, मैंने अपनी उसमें देखा है करियर में, अगर इसे आप प्रॉपरली नहीं करते, then you don't have a team. You have individuals who are working towards their own goals. ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस का मकसद ये होता है कि सबके माइंड को एक जगह पे फोकस कर दिया जाए। और अगर इस ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस के लिए आप प्रॉपर मेजर्स नहीं लेते, ठीक है, प्रॉपर एक्सपर्टीज हायर नहीं करते, देन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आपको सिर्फ एक व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से ड्राइंग करने का शौक है। ठीक है, और ये मैं देख चुका हूँ। सबको सुबह यानी कि 5 बजे बुला लिया, किसी की 8 बजे शिफ्ट है, रात को वो यानी कि 1 बजे घर आया था, सुबह 5 बजे बुला लिया उसे। ठीक है, और वो बंदा भी आ रहा है 5 बजे जिसकी 12 बजे शिफ्ट है, और वो भी आ रहा है कि जो बंदा रात को बड़ी देर से घर गया था, और अब उसे ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस में एनरोल करा के उसे बताया जा रहा है कि व्हाट आर वी ऑल अबाउट। भाई तुमने तो अपनी नींद पूरी कर ली, बाकी जो नशे में आए हुए हैं उनका क्या होगा, उनमें तुम क्या ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस पैदा करो। राइट, तो मतलब है कि हर एक चीज को आप प्रॉपर तरीके से जब करते हो, you need expertise. ठीक है। Number 2, you have to have proper formula, proper framework that you have to use to do those things. ठीक है, तो ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस में फेल हो जाते हैं, आपके जो एम्प्लॉयज और कस्टमर्स हैं उनको प्रॉपरली आपका सिस्टम आप समझाने में कामयाब नहीं होते, ठीक है, कि कौन सा डाटा वो एक्सेस कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपकी क्लासिफिकेशन फेल हो चुकी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, लेट्स से मेरी मेरी टीम है, मैं उसमें काम कर रहा हूँ, मेरी शिफ्ट सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक है, उसमें जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो मेरी टीम में आते हैं। अब होता ये है कि एक रैंडम एम्प्लॉय आके पूछता है कि कल का जो है तो मेरा स्केड्यूल क्या है, दूसरे एम्प्लॉय से पूछता है कि मेरा कल का स्केड्यूल क्या है, और मैं उस वक्त मौजूद नहीं हूँ। और दूसरा एम्प्लॉय जाके स्केड्यूल पे देखता है और बताता है कि हाँ, ये बंदा जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो, जो ये हमारा एम्प्लॉय है, इसकी 4 बजे शिफ्ट शुरू होगी। अब ये इंफॉर्मेशन कई ऑर्गेनाइजेशंस में अलाउड नहीं है। ठीक है, कई ऑर्गेनाइजेशंस में अलाउड नहीं है कि तुम दूसरे का स्केड्यूल बताओ। हो सकता है जो बंदा पूछ रहा हो क्रिमिनल हो, आके 4 बजे उस बंदे का कत्ल कर दो। हुआ इस तरह कई मरतबा, होता है। ठीक है, कई लोग जो होते हैं क्रिमिनल्स होते हैं, कई लोग जो होते हैं तो यानी कि बहुत अजीब अजीब किस्म के लोग होते हैं। मेरा कस्टमर सर्विस में काफी अजीब लोगों का सामना हुआ है, ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछ रहे होते हैं
जिसका एक कस्टमर से कोई ताल्लुक नहीं, तुम कस्टमर हो, तुम आओ, तुम अपनी सर्विस लो और जाओ यहाँ से। लेकिन अगर कोई आके ऐसी इंफॉर्मेशन ले रहा है कि व्हाट टाइम डज योर मैनेजर कम, तुम मुझसे कहोगे कि इट हैज नथिंग टू डू विद यू, ठीक है, उसे आपने नहीं बताना, और उसे कहो कि हाउ कैन आई हेल्प, जिस वक्त मैं मौजूद हूँ तो मेरी हेल्प लो, यूर अ कस्टमर, ठीक है। तो प्रॉपर प्रोसेसेस होते हैं, ये नहीं कि आप हर एक बंदे को यही कहो। ऐसा ना हो कि कल को डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है तो भेद बदल के आ जाए एज अ कस्टमर, वो पूछे और आप उससे बदतमीजी कर लो, राइट। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, क्लासिफिकेशन हम करते हो, अवेयरनेस करते हो, ठीक है, प्रॉपर प्रोसेस इन प्लेस होते हैं, ठीक है, देन यू गो विद इट। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी टू मॉडिफिकेशन, वल्नरेबिलिटी से आपको पता चल जाता है क्लासिफिकेशन से। इंटेग्रिटी कंट्रोल्स पे आपका फोकस आ जाता है, ठीक है, इंटेग्रिटी कैसे मेंटेन करनी डाटा की, और सेंसिटिविटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो बेसिकली आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वैल्यूज का, आपके डाटा का आपको समझ आ जाती है, एसेट्स की, आपके एम्प्लॉयज को भी, आपके कस्टमर्स को भी, और उसके मुताबिक फिर वो अपना बिहेवियर जो है तो टेलर करता है, अपने बिहेवियर को चेंज करता है, एंड दैट इंश्योर्स सिक्योरिटी। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है, पूछ ले। ये असल में इतने वो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं नहीं। जो चीज जितनी सिंपल होती है उसे एक्सप्लेन करना उतना ही मुश्किल होता है, राइट। तो जब तक आपकी इंशाल्लाह जब जॉब लग जाएगी, आप इन तमाम चीज़ों को अपनी आंखों से देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो ये चीज़ें खुद ब खुद आपको रिकॉल होंगी आपके माइंड में, और आपको समझ आने लगेगी कि अगर मुझे किसी डाटा से रोका गया है, मेरे मैनेजर ने कहा कि तुम इस वेबसाइट पे नहीं जा सकते, तो वाई, क्यों? क्योंकि उनके ऑर्गेनाइजेशन में क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम होता है, ठीक है, वो उनका पर्सनल भी आपके साथ लफड़ा नहीं होता, ठीक है। ओके, इश्यूज रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में कौन कौन से मसाइल आ सकते हैं क्लासिफिकेशन के दौरान? ह्यूमन एरर, बैड जजमेंट, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन होती है वो क्लासिफायर की नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेसिस पे होती है, उसमें नुक्स हो सकता है, ठीक है। अवेयरनेस की जरूरत होती है, आपने क्लासिफिकेशन तो कर लिया, अब अवेयरनेस आप कैसे फैलाएंगे? इट टेक्स अ लॉट ऑफ ड्यू डिलिजेंस एंड ड्यू केयर, ठीक है। नीड्स क्लियर लेबलिंग ऑफ ऑल क्लासिफाइड आइटम्स, अपने लेबल प्रॉपरली लगाने होते हैं, ठीक है। अगर ऐसा ना हो कि आपके पास एक टैग है टॉप सीक्रेट का और उस पे रेड रेड कलर का टैग, ठीक है, उसके ऊपर टॉप सीक्रेट लिखा है। अब टॉप सीक्रेट का जो टैग है, आप एक दो फाइल्स पे रेड वाला लगाते हैं, आपको कोई रेड वाली और कोई आपको टैग नहीं मिलता, आप येलो वाले पे उठा के उस पे टॉप सीक्रेट पेन से लेके आप उस पे लगा देते हो, ठीक है। तो जो इंट्रूडर होगा ही विल रियली थिंक, या जो यानी कि अनइंटेंशनली जिससे कोई साइबर क्राइम होना होगा या कोई सीआईए की कॉम्प्रोमाइज होनी होगी, आपको कोई एम्प्लॉय होगा, वो देखेगा यार जिस पे लाल कलर का लिखा हुआ है टॉप सीक्रेट वो ज्यादा सीरियस है, जिस पे येलो है शायद वो इतना सीरियस नहीं है, ना कि टॉप सीक्रेट लिखा हो सकता है किसी ने ऐसी मजाक में लिखा हो। वो उस डॉक्यूमेंट को खोलता है और देखते हो तो वहां पे डाटा एक्सेस कर लेता है, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंट क्लासिफिकेशन मेथड हो आपके पास, ठीक है, और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए कि जहां पे टॉप सीक्रेट लिखा है इट्स टॉप सीक्रेट, ठीक है, चाहे उसका कलर व्हाइट हो, ट्रांसपेरेंट हो, जो भी कलर, टॉप सीक्रेट इज टॉप सीक्रेट, यू आर नॉट सपोज टू एक्सेस दैट, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो काम होता है ना, जो स्पेसिफिक्स हैं, ये मैनेजमेंट करती है। जो जनरलाइजेशन है, जनरल पॉलिसी है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है, ठीक है। और ये जो आपस में जो फंक्शन होता है, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, डायरेक्टर, आईटी मैनेजर्स, ये सब सारे आपस में कोऑर्डिनेट करके इन सब चीजों को, पॉलिसीज को डिफाइन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सब कुछ पता है, ठीक है, वो अल्टीमेट अथॉरिटी पर बैठी है और वो अगर कोई फजूल बात भी लिख ले तो इट्स अ पॉलिसी, नो, इट डजंट वर्क दिस वे। People have to communicate, all the stakeholders have to communicate and establish the risk management framework. Based upon the risk management framework, you establish the value. Based upon value, you classify. Based upon classification, you protect your assets. ठीक है। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन के लिए हम कोई टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा है, उसको मैं कोशिश करता हूँ इस सबको मैं समराइज कर लूँ, बजाय इसके एक एक टॉपिक से मैं गो थ्रू करूँ, ठीक है। हाँ, बस इसको ऐसा करते हैं, जनरलाइज कर देते हैं सारी चीज को, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, आगे कुछ मुश्किल नहीं है। ये जो लाइफ साइकिल ये थोड़े टेक्निकल थे, बाकी जो है तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब हम आते हैं कि जो क्लासिफिकेशन के लिए कुछ हम टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं,
ठीक है। कस्टोडियन क्या होता है डाटा का, ठीक है। डाटा का ओनर कौन होता है, कंट्रोलर कौन होता है, प्रोसेसर कौन होता है, और उस पर कौन कौन सी लिमिटेशंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है वो है डाटा सब्जेक्ट। मैं एक इंटर्नशिप कर रहा था, ऑनलाइन वर्चुअल इंटर्नशिप्स होती हैं, मैं आपको शेयर दिखा देता हूँ। हाँ, आपको मैं दिखा देता हूँ वर्चुअल इंटर्नशिप, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे मिल गई वर्चुअल इंटर्नशिप द forage.com पे आपने आना है। आपको यहाँ पे फ्री यानी कि वर्चुअल इंटर्नशिप मिल सकती है। इंटर्नशिप्स करें, इनसे आप सर्टिफाइड हो जाएं। प्रॉपर कंपनीज हैं, जेपी मॉर्गन और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। यहाँ पर जीडीपीआर की एक इंटर्नशिप थी, वो मैं कर रहा था, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी की। सिस्को का भी है, इसमें आपको ट्रेन भी करते हैं, रिसोर्सेज भी होते हैं, और आप इससे जो है तो यानी कि 2 से 4 से 5 आवर्स के आप इंटर्नशिप भी इनके साथ कर सकते, ठीक। तो यहाँ पर एक जीडीपीआर का था, लेट्स सी अगर यहाँ पे कोई सर्च इंजन हो तो जीडीपीआर बेसिकली यूके का स्टैंडर्ड है, डाटा सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क है, उसके मुताबिक उन्हें इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, ठीक है। ये सारी इंटर्नशिप्स आप कर सकते हैं, आपको प्रॉपर सर्टिफाई भी कर देंगे। हाउएवर, कहने का मतलब ये है कि मैं जब वो जीडीपीआर करा था उसमें ये वाली टर्मिनोलॉजीज उन्होंने मुझे ये कहा कि आईसीओ, ठीक है, आईसीओ उनका ऑफिस है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कमिश्नर ऑफिस होता है, और जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कमिश्नर होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो छापे मारता है, ठीक है, बताए बगैर कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन में आता है, और वहां पर जो है तो रेड करता है। रेड मतलब डॉन रेड कहते हैं उसे, ठीक है। वो देखता है कि क्या ये लोग कंप्लायंट है डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से, सारी ऑर्गेनाइजेशन एक एक डॉक्यूमेंट को देखता है, तमाम प्रोसेस को देखता है, लोगों को देखता है, ठीक है। और उस इंटर्नशिप में ये था कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका भी हो सकता है उसे ये डर है कि वो अचानक उस पर रेड हो, ठीक है, छापा पड़ेगा कमिश्नर की तरफ से। तो आपने करना ये है कि आपने जीडीपीआर के स्टैंडर्ड्स को देखना है, ठीक है, उस लॉ को रेगुलेशन को देखना है, ठीक है। उन सारी चीजों को आप पढ़ें कि आईसीओ जब कमिश्नर ऑफिसर जब आता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या क्या चीजें कर सकता है, क्या क्या चीजें नहीं कर सकता, ठीक है। अब उसे क्या क्या चीजें अलाउ करोगे ऑडिट करने के लिए, कौन सी चीजें उसे अलाउ नहीं होंगी। तो ऑर्गेनाइजेशन एक है, उसे अभी ये फिक्र है कि हो सकता है वो आ जाए कमिश्नर अचानक से, और हम पे जो है तो कोई बहुत बड़ा फाइन हो जाए। तो अब आपने किस तरीके से, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उसे किस तरीके से आपने गाइड करना है कि वो किसी चीज में फंस ना जाए, ठीक है। कोई ऐसा प्रोसेस कंपनी में ना हो रहा हो कि जहां पर डाटा कॉम्प्रोमाइज का खतरा हो और वो कंप्लायंट ना हो वहां के फ्रेमवर्क के साथ। तो जब वो कमिश्नर आए तो वो उस और उसे पता चल जाए कमिश्नर को कि यहाँ पर जो है तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, द कमीशन कैन होल्ड देम लायबल। तो उस लाइबिलिटी से, उस फाइन से बचने के लिए आप इसको गाइड करो। वो पूरी एक इंटर्नशिप थी, तो उसमें बेसिकली मुझे जाके लॉ पढ़ना पड़ा, साइबर लॉ। और साइबर लॉ में मैंने यही देखा कि डाटा सब्जेक्ट, डाटा ओनर, डाटा कंट्रोलर, डाटा स्टूवर्ड, डाटा प्रोसेसर, डाटा कस्टोडियन, ये टर्मिनोलॉजीज बार बार इस्तेमाल हो रही थी, इसलिए इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्मिनोलॉजीज को। डाटा सब्जेक्ट वो होता है कि जिसके बारे में डाटा होता है, वो आपका कस्टमर हो गया, कोई भी और बंदा हो गया जिससे वो डाटा रिलेट करता है। डाटा ओनर वो होता है जिसने उस बंदे के बारे में डाटा क्रिएट किया होता है या उसे कंट्रोल करता है, ओनरशिप होती है उसमें, उसे डिस्पोज भी कर सकता है, उसे डिसओन भी कर सकता है, उसे जो है तो ओन भी कर सकता है, ठीक है, सब टीम। डाटा कंट्रोलर और डाटा ओनर जो होता है, दे आर द सेम। कई ऑर्गेनाइजेशंस में डाटा ओनर का काम डाटा कंट्रोलर्स करते हैं, ठीक है। डाटा स्टूवर्ड क्या होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाटा के कंटेंट के लिए, कॉन्टेक्स्ट के लिए, ठीक है, कि डाटा का कंटेंट क्या है, ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में हमने डाटा को जमा किया, ठीक है। वो डाटा की स्पेसिफिकेशंस की टेक केयर करता है, ठीक है। व्हाट इज डाटा, does this data fall under the PII, does this data fall under the health information, why are we storing it, what context
should it be stored in, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप PII को आप हेल्थ इंफॉर्मेशन के सेक्टर में स्टोर कर रहे हैं, हेल्थ इंफॉर्मेशन को आप किसी और उसमें स्टोर कर रहे हैं, तो ये स्टीवर्डशिप का काम होता है। डाटा प्रोसेसर क्या होता है? कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसी एंटिटी जो कि आपके डाटा को प्रोसेस करे। लेट्स से क्लाउड हो गया, ठीक है। डाटा ओनर गूगल है, गूगल का जो AWS का क्लाउड है, गूगल से डाटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है, आगे पेमेंट्स के लिए जिस भी काम के लिए यूज करता है, उसे अपडेट करता है। दैट्स अ प्रोसेसर। even though data processor is using that data, it's processing that data, लेकिन अल्टीमेटली जो लाइबल होता है वो डाटा ओनर होता है, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर डाटा कुछ होता है तो डाटा ओनर को पकड़ा जाएगा। डाटा कस्टोडियन, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, IT एडमिन, ये लोग डाटा कस्टोडियंस होते हैं, ठीक है। इनकी इनकी कस्टडी में होता है डाटा, ठीक है। और ये लोग भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन जितना डाटा ओनर रिस्पॉन्सिबल है, बाकी लोग रिस्पॉन्सिबल इतने नहीं है। अच्छा, तो ये जितने भी लोग हैं, ठीक है, इन सब को जब भी डाटा सिक्योरिटी की बात आती है, डाटा लाइफ साइकिल की बात आती है, इन्हें कुछ मेन उसूलों का ख्याल रखना पड़ता है। जनरली जब आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो इसमें बाकी भी स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है। लेकिन मेन चीज क्या है कि आप डाटा किसके लिए, किस पर्पस के लिए आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, या स्टोर कर रहे हो, ठीक है, कितने टाइम तक आप उसे स्टोर कर रहे हो, ठीक है, किस मकसद के लिए आपने यूज करने के लिए स्टोर किया, क्या आप उस मकसद से इधर उधर तो नहीं हो रहे हो, ठीक है। क्या आप अपने जो डाटा का सब्जेक्ट है, ये जो डाटा का ओनर है, ठीक है, डाटा का ओनर, क्या आप उसे नोटिफाई कर रहे हो? काइंडली माइक म्यूट कर दीजिए अपना। तो यार अच्छा अच्छा, तो सबसे पहले किस पर्पस के लिए स्टोर हो रहा है डाटा या प्रोसेस हो रहा है। नंबर 2, कितने टाइम तक अलाउड है, किस मकसद के लिए, कितने टाइम तक, ठीक है। दूसरा ये है कि कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस है, उससे भी आपको कंप्लायंट होना चाहिए। और सॉरी, बीच में इंटरप्शन आ गई थी, मेरा वो पूरा एक सिलसिला टूट गया। किस पर्पस के लिए स्टोर हुआ था, ठीक है, कितने टाइम तक आप रिटेन कर सकते हो, क्या आप प्रॉपर नोटिफिकेशन कर रहे हो अपने डाटा ओनर को, क्या अब हम डाटा को मजीद प्रोसेस नहीं करें, या हम डाटा को यहाँ पे प्रोसेस करें, या डाटा को हमने यहाँ पे यूज करना है। प्रॉपर नोटिफिकेशन और उसकी प्रॉपर यानी कि उसकी मर्जी के मुताबिक आप कर रहे हो, ठीक है, आप उसे कंसेंट ले रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। और अगर वो डाटा आप कल को अपने रिट्रीव करवाना चाहिए कि यार मुझे मेरा डाटा चाहिए, ठीक है, तो अगर आप उसे डिनाई करते हो कि नहीं, हम आपको अपना आपका डाटा नहीं दे सकते, ठीक है, तो इट हैज टू बी कंप्लायंट विद द लॉज एंड रेगुलेशन, और आपको उससे एक प्रॉपर नोटिफिकेशन के थ्रू और इस फॉर्म में आपने उसे नोटिफाई करना है जो इंटेलिजिबल हो, जिसे पढ़ा और समझा जा सके, ठीक है। और स्टिल द डाटा सब्जेक्ट और डाटा ओनर कैन रिफ्यूट इट कि तुम भाई, तुम मेरा डाटा क्यों नहीं दे रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता, आई कैन चैलेंज यू, ठीक है। तो ये सारी जो जनरल कॉन्टेक्स्ट में इन सब चीजों को अपने मद्देनजर रखते हुए डाटा की क्लासिफिकेशन करनी है, उसकी सिक्योरिटी करनी है, उसको आपने प्रोसेस करना है, फिर जो भी आपने डाटा से करना है वो सारी की सारी क्लासिफिकेशन, इवेल्युएशन और इन चीजों पे इन्हिसार करती है, ठीक है। तो एसेट सिक्योरिटी में कोर पे क्या है, वैल्यू है, उसके आगे जो है क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन की बेस पे प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन हैज टू बी कंप्लायंट विद laws, regulation, frameworks and all of these things, ठीक है। और आई थिंक एसेट सिक्योरिटी की जो जनरल कॉन्टेक्स्ट है वो हमें अब समझ आ चुका है कि व्हाट इज एसेट सिक्योरिटी एंड व्हाई डू वी डू इट। मैं नेक्स्ट लिंक शेयर करता हूँ, उसमें आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, अभी एंड हो जाएगा।